स्थिर करो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठंडक का अनुभव थोड़ा बढ़ रहा है नहीं? मज़ा आएगा इसी ठंडा में, तो परीक्षा देने में मज़ा आता है। आराम से कहीं नहीं जाना है, चुपचाप रूम में बैठे रहना है और रजाई के अंदर जितना मस्ती से एकदम मोबाइल चला के देखते रहना है। तो हम बच्चों लोग रिवीजन का क्लास हो रही थी, उस रिवीजन क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन में अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, और उसमें क्वेश्चन आया था परिनालिका सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, ये निकालना है। और इसी के साथ डिस्कशन करने के क्रम में हम लोग ट्रांसफार्मर की थ्योरी को भी देख लेंगे। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होंगे, एक ही साथ दोनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास है सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन के पहले भी यहाँ पर डिस्कस करने के क्रम में छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ अपने आप यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, उसको जब ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी बच्चे? तो चलिए, आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि आने वाला परीक्षा एग्ज़ाम आपका बहुत बहुत अच्छा जाए, आपका प्रत्येक दिन शुभ रहे और प्रत्येक दिन आपको कोई भी बाहरी थोड़ी भी परेशानी ना आए और पूरा मन लगाकर आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकें। ये आप सभी बच्चों के साथ शुभकामनाएं हैं। हम लोग ऊपर वाले से सुबह शाम तक मनाते हैं कि हमारे सभी बच्चे एकदम सुरक्षित रहें, स्वच्छ मन के साथ रहे, पवित्र मन के साथ रहे और लगातार वो मन अध्ययन कर सके, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा हो। और यदि उनका रिजल्ट अच्छा हो तो हम लोगों का भी नाम हो। तो आप लोगों के दृढ़ संकल्प के साथ किए गए मेहनत के पीछे हम लोग का भी सफलता छुपा हुआ है। इसलिए आप लोग जितना मेहनत करेंगे, हम टीचर लोग उतना ही अच्छा अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ हम बच्चे लोग रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 था। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे, अनुभव करेंगे कि हम बच्चों ने पढ़ा था कि यदि कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और उसमें किसी कॉइल को ला के रखते हैं, तो उस कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो जाता है फाई बराबर NBA cos थीटा। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो फैराडे साहब के अनुसार EMF इंड्यूस हो जाता है, और ये जो EMF होता है उसको E से डिनोट किया जाए तो माइनस
d∅dt बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ फाइव में तुम्हारा n है, ये n यहीं पर है तो यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ 1 फेरा होता, n नहीं लिखते, सिर्फ लिखते BA cos थीटा, तब यहाँ पर लिखते n। बात समझ में आया? ये चेंज हो सकता है, संभावना है। तो सर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं से होना चाहिए और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, और वो I बराबर होता है EMF E/R, टोटल EMF बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट उत्पन्न होता है, इंड्यूस करंट जो होता है, ये करंट अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके कारण वो इंड्यूस करंट उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से हम लोग विचार करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन किसको कहा गया। हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द से ही हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि क्या होता होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रख के रोटेट करते थे या कॉइल को स्थिर रखते थे, मैग्नेट को ही गति करते थे। उन दोनों स्थिति में उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद ईएमएफ इंड्यूस होता है। कहा कि इसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो इंड्यूस करंट का जो कारण हुआ कोई बाहरी कारण कहलाएगा। का कोई बाहरी कारण मत रखो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखो, तो किसी भी कॉइल में करंट फ्लो कराइए और उस करंट का वैल्यू चेंज कराइए। तो करंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था μ0 इंटू I/2R। यदि कॉइल में फेरों की संख्या n है तो n लिखेंगे। तो सर B डिपेंड करता है करंट पर, और B में यदि चेंज हो जाए या करंट में चेंज होगा तो आप गौर से सोचो, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, अब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट प्रवाहित होगा। तो करंट फ्लो करा के करंट उत्पन्न किया जाता है, लेकिन वो करंट का वैल्यू वेरिएबल होगा। क्या होगा? चेंजेबल होगा, इसको कहेंगे चेंजेबल, परिवर्तनशील बोलते हैं इसको हिंदी में। चेंजेबल करंट देना चाहिए, या हम लोग शॉर्टकट में कह देंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होगा। क्या होगा तुम्हारा? अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो यदि किसी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया जाए और उस करंट के फ्लो कराने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो अभी चेंज होगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होने लगेगा, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उस कॉइल में प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। तो प्यारे बच्चों, ये करंट इसी करंट के कारण प्राप्त हुआ। तो स्वयं के कारण हुआ कि नहीं हुआ? स्वयं के कारण, करंट के कारण करंट उत्पन्न होना। शॉर्टकट में बोलना है तो आपको माइंड में याद रखना, तो यही बोलना है, स्वयं के कारण ही स्वयं उत्पन्न हो जाना। मतलब
करंट के कारण करंट उत्पन्न हो जाना, लेकिन उसमें शर्त होगा कि वह करंट डीसी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डीसी नहीं होना चाहिए, वह एसी होना चाहिए। तो किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से करंट के वैल्यू को चेंज करके हम कॉइल में फ्लो कराएंगे तो उस कॉइल में इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाता है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेट हुआ मन में एकदम अच्छा से? अभी हम करंट फ्लो ना कराते तो बाहरी कोई मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ता, मतलब घर के एक दीवार को नॉर्थ पोल मानना पड़ता और सामने वाले दीवार को साउथ पोल, तो उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन गया और उसमें कॉइल रख के रोटेट कराते तो फ्लक्स में चेंज होता। लेकिन हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं, एक कॉइल लेते हैं, उसमें करंट फ्लो करते हैं, करंट का मान में परिवर्तन लाते हैं। तो परिवर्तन लाने के कारण ही उसमें कॉइल में अतिरिक्त इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। चलिए आप यहाँ तक बात समझे। तो अब ये जो मेन सारांश देखिए, पूरा सारांश ये है, बहुत बड़ा चीज़ है ये, इतना सी चीज़ जिसके दिमाग में रहे, इस चैप्टर का सारा थ्योरी पूछ पास, सारे क्वेश्चंस का जवाब का जड़ इतना ही चीज़ है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के कारण मैग्नेटिज्म जो थ्योरी पढ़ते हैं, सारे थ्योरी का, सारे क्वेश्चन का जड़ इतना सा ही है। जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे आगे सबका जड़ यही है, इसी को दिमाग में रखो, सारा थ्योरी क्लियर। अब चले आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। सारी बातें या इसको रहने दिए, सामने में बैक करके फिर समझाने में सहूलियत होगा। बैक करेंगे तो सर सहूलियत होगा समझाने बुझाने में, तो ऊपर नीचे करने में दिक्कत होता है। तो अब यहाँ पर मुद्दा आता है सेल्फ इंडक्शन। बेसिक बातें समझ में आ गया। सेल्फ इंडक्शन में कहा कि सर आप एक कॉइल ले लो और उस कॉइल में लेके गैल्वेनोमीटर को डालो, तो गैल्वेनोमीटर का विक्षोभ 0 पर रहेगा। अब क्या करेंगे, इसमें किसी कंसेप्ट से करंट फ्लो करा देंगे और ये करंट फ्लो होके आएगा, लेकिन ये करंट होगा तुम्हारा वेरिएबल करंट। क्या होगा? सर तो हिले ले, चुप्पे छाप ना रे। तो वेरिएबल करंट हमारा ये हुआ। अब इस करंट के वैल्यू पर चेंज होने पर इस कॉइल में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट चेंज होगा। यदि इसको चेंज करोगे तो निश्चित रूप से करंट ये भी चेंज होगा। भी चेंज होने के कारण यहाँ पर फील्ड लाइंस पास करता होगा, वह फील्ड लाइंस चेंज करेगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा यहाँ पर, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण इस कॉइल में अतिरिक्त करंट फ्लो हो जाएगा, इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा, ये इसको कहेंगे मेन करंट। क्या कहेंगे इसको? मेन करंट इसको बोलेंगे। ये इंड्यूस करंट जो है मेन करंट का विरोध करता है। विरोध करने में दो बातें, बढ़ने का विरोध करना या घटने का विरोध करना। अब ये देखो, ये मेन करंट आई या तो कुछ क्षण के लिए बढ़ेगा और अगले क्षण में क्या होगा? घटेगा। अल्टरनेटिंग करंट का मान फिक्स टाइम इंटरवल में बदलता है कि नहीं? तो बदलता है, तो कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। तो जिस समय ये बढ़ रहा है उस समय करंट, ये जो इंड्यूस करंट होगा, ये इंड्यूस करंट इस मेन करंट के बढ़ने का भी विरोध करेगा और घटने का भी विरोध करेगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं उसको? सेल्फ इंडक्शन। अब बढ़ने और घटने का विरोध क्या होता है सर? वो तो हम लोग सुने हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। मेन करंट तुम्हारा 10 पर है और ये बढ़कर जा रहा है 10.5 की ओर।
तो इंड्यूस्ड करंट जो हो जाएगा उसका विरोध करेगा और उसका वैल्यू हो जाएगा 0.5। विरोध करके फिर इसको क्या कम बना देगा, 10 ही कर देगा। और यदि ये 10 से घटकर जा रहा है 9.5 की ओर, तो यह उसमें पड़ जाएगा 0.5, फिर उसको कहाँ पहुँचा देगा, वो 10 पर ही पहुँचा देगा। यही हुआ इंड्यूस्ड करंट। जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसी कारण का अपोज करता है। दिस इज लेंजेज लॉ। दिस इज लेंजेज लॉ। लेंज का नियम यही कहता है कि इंड्यूस्ड करंट किसी सर्किट में जिस कारण से उत्पन्न होता है वह उसी कारण का अपोज करता है। इसी को कहते हैं लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ भी इसी में समा गया। अब यहाँ पर से कहा कि सर फ्लक्स यहाँ मान लो फाई है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो यहाँ पर n है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, और इंड्यूस्ड करंट क्या है, I डैश है। तो यहाँ पर कहा या मेन करंट को I डैश को इसको खाली कर दो I। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जरा सा विचार करोगे कि सर होता क्या ना एक्चुअली कि N फाई प्रोपोर्शनल टू करंट, N फाई प्रोपोर्शनल टू करंट। कि करंट का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स में भी वृद्धि होगा, करंट का मान घटेगा तो फ्लक्स में भी कमी होगा, ये बोला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको यदि हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, कोई कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, यही कांस्टेंट आपका कहलाएगा N फाई बाय I हो जाएगा। और इसी को कहेंगे हम लोग सर सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरकत्व। प्रेरकत्व इसको बोलते हैं। तो यह एक कांस्टेंट टर्म हो गया। ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है L। इसी L का जो यूनिट है SI यूनिट हम लोग को याद होना चाहिए, बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का ऐसा यूनिट हेनरी। मतलब हेनरी किसी को माना गया है, एक्चुअली होता है वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को क्या माना गया है, हेनरी माना गया है। तो ये तुम्हारा हुआ। अब एक्चुअली ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। देखिएगा कोई सोइएगा नहीं, नहीं तो बगल वाले पड़ोसी का हाफी आता है ना, तो बगल वाला भी एक नींद ले लेता है। चलिए यहाँ तक हम लोग एक चीज़ सीखे। सर डिफाइन करना एक सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन एक घटना है, और उस घटना में जो कांस्टेंट टर्म आया है वो कांस्टेंट टर्म को कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस एक्चुअली है क्या चीज़, इसको जैसे समझिएगा। कहा कि सर यहाँ पर यदि हम लोग I का वैल्यू 1 एम्पियर सोच लें, I का वैल्यू कितना सोच लें, 1 एम्पियर सोच लें, तो आप कहोगे ना यहाँ पर L इक्वल टू N फाई होगा। तो सर इस क्वाइल में जो फ्लक्स होता है ना, एक्चुअली उसी फ्लक्स को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, लेकिन कंडीशन उसमें लगा हुआ है। ये जो करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे, और उस समय जो क्वाइल में फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, उसी फ्लक्स को हम लोग कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो 2 एम्पियर 4 एम्पियर करके नहीं सोचना है, वह हमेशा 1 एम्पियर के कारण वो होगा। अब देखिएगा गौर से, इसी को हम दूसरे रूप में सोचें, क्योंकि आपने अभी को देखा था वहाँ पर
कि फैराडे साहब के सेकेंड लॉ से, फैराडे सेकेंड लॉ होता है, याद है? तो हम इसको n को अंदर कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? और यहां से n फाइ बराबर क्या लिख सकते हैं? n फाइ को रिमूव कर देंगे और यहां पर लिख देंगे Li। तो यहां से L आउट कर दीजिए आप लोग, E/L या L आउट कर लीजिए पहले एक बार। इक्वल टू हो जाएगा -L इंटू di/dt। तो यहां से आप लोग L बराबर लिख सकते हो -E/di/dt। di/dt हो गया धारा प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। लेकिन यहाँ पे एक माइनस चिन्ह है, गौर से देखिएगा। तो माइनस का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ईएमएफ इंडक्टेंस का मान पॉजिटिव होगा, मतलब ईएमएफ का मान पॉजिटिव होगा। और यदि रेट ऑफ करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ईएमएफ निगेटिव, और रेट ऑफ करंट जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटने क्रम में तो ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव। निगेटिव साइन यही चीज़ बताता है। तो यहाँ पर भी से भी इंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते थे। यहाँ से इंडक्टेंस डिफाइन क्या है? यूनिट करंट फ्लो होने पर जो किसी कॉइल में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर कहेंगे सर कि यदि हम लोग ऐसे सोचेंगे, यदि di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो यदि यूनिट होगा धारा प्रवाह की दर यूनिट हो तो इंडक्टेंस का मान जो है वो ईएमएफ के बराबर होगा। इंडक्टेंस का मान किसके बराबर होगा? तो इंडक्टेंस को दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, फ्लक्स के टर्म में जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, और ईएमएफ के टर्म में जो यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा सा वर्ड है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर है करंट का यूनिट वैल्यू लेना है, यहाँ रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का वैल्यू यूनिट सोचना है। तो यहाँ पर ईएमएफ हो जाएगा उत्पन्न ईएमएफ, इस ईएमएफ को हम लोग करेंगे, और यहाँ पर यूनिट करंट फ्लो होने पर जो फ्लक्स होगा उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। याद रखिएगा, यह सब छोटा छोटा बात हुआ। इस क्रम में फैराडे सेकेंड लॉ का भी चर्चा हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का भी चर्चा हो गया, यूनिट डायमेंशन का भी चर्चा हो गया, स्वप्रेरण की घटना क्या है इसकी भी चर्चा हो गई। अब यही चीज़ एल का वैल्यू हम लोगों को निकालना है जो मेन क्वेश्चन में है, सोलिनॉइड में परिनालिका के लिए। तो उस पर जाने के पहले हम लोग एक तो बात पर थोड़ा सा और या इसको कर लेते हैं, तब म्यूचुअल इंडक्शन करके ट्रांसफार्मर करने लगेंगे। तो सोलिनॉइड पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। सोलिनॉइड में परिनालिका में क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है,
चलो, अब यहाँ पर बात है सोलिनॉइड के बारे में जानकारी। तो देखिएगा गौर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब भी यहाँ पर चर्चा करते करते हो जाएगा 2-3 ठो। सर यही हुआ आपका सोलिनॉइड, नहीं? सर इसमें भी हम लोग यदि करंट फ्लो कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है सर, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उत्पन्न। अब यहाँ पर विचार करोगे, इसकी जो लंबाई है उसको, लंबाई को क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं सर। और यहाँ का जो किनारा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन होगा, ये इस दिशा में सतह का नॉर्मल लाइन होगा इधर। तो नॉर्मल की दिशा में एरिया वेक्टर का दिशा होता है। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा कितना सोचना है हमको? 0 डिग्री सोचना है सर। तो यहाँ पर फ्लक्स पूछेंगे कितना होगा, तो वो कहोगे तुम लोग बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा बी इंटू ए हो जाएगा। ये एक फेरा के कारण, अब फेरों की संख्या n है तो टोटल क्या लिखेंगे? n फाई। तो ये n फाई क्या होगा यहाँ पर? टोटल फ्लक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया n फाई बराबर इतना। n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी n हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड, ये अलग स्टेप होगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यहाँ पर आप पढ़े थे B बराबर, याद होगा, म्यू इंटू एन इंटू आई, म्यू इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो सर ये एन के बारे में भी सुन ले थोड़ा सा। टोटल लेंथ एल है, एल का फेरों संख्या एन, तो यूनिट लेंथ पे फेरों संख्या क्या होता है? एन बाय एल। वही तुम्हारा स्मॉल एन बराबर हुआ एन बाय एल। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। तो यहाँ से सर हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर लिखना चाहेंगे, या बी का मान बैठा दो वहाँ पर, चलेगा। अच्छा रहने दो, इसी को बैठा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ रहने दो। अब देखोगे यहाँ पर से तुम लोग, अब कहेंगे इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर L बराबर एन फाई बाय आई करोगे कि नहीं करोगे? तो सर n का मान क्या है? एन फाई हो गया तुम्हारा कितना? एन बी ए बाय आई हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ये, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या? म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन बाय एल इंटू आई कर सकते हैं। तो यही वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो जैसे पुट कर देंगे एन इंटू
म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बाय ए रह जाएगा यहाँ पर आई इंटू एल, आई आई कैंसिल, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाय एल। यही चीज़ बताना है, प्राप्त करना है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, और सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखो गौर से, सेल्फ इंडक्टेंस शब्द यदि पिछला बोर्ड को हम लोग समझ रहे हैं खूब अच्छा से, तो बस धीरे धीरे लोग वहीं पहुँच गए। इस एल को हम लोग इस तरह से दो तरह से डिफाइन कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे और हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। तो हमने इसका हेल्प लिया अभी पर N5/I का इंडक्टेंस निकालने में। तो पहले मैंने क्या सोचा था, पहले हम लोगों ने यहाँ पर टोटल फ्लक्स के बारे में सोचा, N5 के बारे में सोचा, सोच के रख दिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलिनॉइड में वो सोचा, 2 स्टेप हुआ तुम्हारा। और तीसरा स्टेप में L का फार्मूला लिख कर उसमें पुट कर दिया, रिजल्ट हमारे सामने है। तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में पूरा जवाब हो जाता है। लेकिन इस तीनों कंसेप्ट के पहले, तीनों स्टेप के पहले हम लोगों का छोटे छोटे चीज़ जो बात था वो याद दिलाया, यहाँ आसानी से हम लोग फॉलो कर गए। तो यहाँ से एक काम खत्म हो गया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सोलिनॉइड के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है जी, 0 होता है। और सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम। सेंटर पे क्या होता है, और सेंटर से सतह की ओर जाते हैं तो क्या होता है, घटता है, घटता है ना। और सतह के बाहर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो इतना सा बात ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब बातें होती है जिसको हमको याद रखना है। ये था आपका सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और था, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। उसको पढ़ने के बाद ट्रांसफार्मर पे चले जाएंगे हम लोग, वो अपने आप हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। स्टेप याद रहा, एक स्टेप ये सोचिए आप, दूसरा स्टेप यहाँ पर सोचिए, तीसरा स्टेप यहाँ सोचिए, 3 स्टेप सोचिए, रिजल्ट हमारे पास है। फिगर बनाइए, बस इतना सा काम हो जाएगा। आप लोग क्लास को देख रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ़ायदा होना गारंटी है, नहीं होने का कोई चांस है नहीं। अच्छा, फ़ायदा होने की गारंटी है तो लाइक करने की भी गारंटी है। तो लाइक भी क्या कीजिए आप लोग। और अभी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपना तो पढ़िए रहे हैं। आस पड़ोस में और कोई लोग है, नीडी लोग जिसको आवश्यकता लगे, उनके पास भी पहुँचाया कीजिए, उनको भी बताया कीजिए। और अपना ही फ़ायदा नहीं लेना है, अपने समाज के आसपास के अपने फ्रेंड को भी फ़ायदा दिलाने का कोशिश करना है। क्योंकि उनको फ़ायदा दिलाने से आपके गुरुजी के परिवार की वृद्धि होगी, परिवार की जानकारी बढ़ेगी लोगों के बीच। तो उसके लिए भी करेंगे हम लोग सोच के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग सभी लोग अपने फेसबुक में लाइक पेज शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए चैनल के बारे में। हाँ, इंस्टाग्राम भी चालू कर दिए, झक्का सब चलेगा इनमें हिला के। सप्ताह में एक डांस तो हम दिखाएंगे करके। हो गया, चलो अब ने आगे बढ़ाते हैं, बाद में अब करिए जिसका छूट गया। यहाँ पर अब बातें आएगी म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, यही उम्र तो है, शादी ब्याह करके बुढ़ापा अपनी जन कीजिएगा, सेटिंग वेटिंग करके रखिए।
मतलब कहीं जाइए तो एक ठो गप मनमाम खाली ना, और दूसरा को गप्पे नहीं याद आता है। चलिए, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन एक वर्ड है। तो सेल्फ इंडक्शन यदि याद है तो म्यूचुअल को समझना आसान है। तो सेल्फ इंडक्शन अभी तुरंत देखा कि कोई कॉइल लेते हैं, उसमें करंट फ्लो कराते हैं, लेकिन वो करंट वेरिएबल होना चाहिए, परिवर्तनशील करंट होना चाहिए, कांस्टेंट करंट नहीं होना चाहिए। अब चले आइए हम लोग आगे बढ़, एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेप पे और हम लोग क्या देखेंगे, एक कॉइल था, अब दो कॉइल का गप करेंगे। एक कॉइल में हम लोग करंट देंगे, करंट परिवर्तनशील होना चाहिए, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, करंट के परिवर्तन होने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से, चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो उस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन हुआ, लेकिन कहा उसके बगल में खाली दूसरा कॉइल ला के रख दो तो उस दूसरे कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमेनन को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट फ्लो कराकर, परिवर्तनशील करंट फ्लो कराकर उसके निकट स्थित दूसरे कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न कराने, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न कराने की फिनोमेनन को, घटना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। तो एक कॉइल हम लोग यहां पर लेते हैं सर, और इसके सामने एक दूसरा कॉइल रखते हैं सर। यहां पर एक एसी सोर्स जोड़ देते हैं, इसके सामने दूसरा कॉइल रख दो, लेकिन इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ो। इसमें क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। सब बच्चे को पता है कि गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापने में होता है, और वह धारा का दिशा, करंट का दिशा और परिमाण दोनों बताता है, कि सर्किट में करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है ये भी बताता है, और करंट का मान कितना है ये भी बताता है। तो इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि सर इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, ये ऐसी सोर्स है तो करंट फ्लो करा रहा है, ये करंट हमारा हो गया। तो जिसमें ऐसी सोर्स देंगे उसका नाम रहेगा तुम्हारा प्राइमरी कॉइल इसको बोलेंगे, और दूसरे वाले को कहेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे एनपी, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बोलेंगे एनएस। इसमें जो करंट है उसको बोलेंगे आईपी, इसमें जो करंट इंड्यूस हो जाएगा उसका नाम होगा आईएस। यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ईएस, यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ईपी। इतना चीज हम लोग सोच लिए। अब कहता है कि यहाँ से जो फील्ड लाइन्स निकलेगा इससे भी गुजरेगा सर। तो ये फील्ड लाइन्स यहाँ से गुजरेगा सर। फुल मूड में है क्या रे? पूरा मजा आ रहा है पढ़ने में, एकदम मस्ती में है। चलिए एकदम जोर लगाए रहिए। बस 9 तारीख तक ही पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। सर परीक्षा 2 फरवरी को है सर, आप कहते हैं 9 तारीख को तक पढ़िए। 9 तारीख तक ही कोई नया चीज पढ़ना है, और उसके बाद कोई नया चीज जरूरतें नहीं है। नहीं पढ़ना है मतलब नया चीज पढ़ने का जरूरतें नहीं है, उसी को बस बार बार रिपीट करते रहिए। अब परीक्षा में लिख के आइए 100% गारंटी के साथ। तो इतना गारंटी में तब क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। हाँ लेकिन मुश्किल है कि जो बोले हैं वो भी भूल जाइएगा, तब मुश्किल है। तो ना है सर, उसको तो एकदम चीज जान लगा के रगड़ देंगे, गर्दा उड़ा देना है। एक लाइन कॉमा फुल स्टॉप नहीं छूटना चाहिए सर, कुछ नहीं छूटेगा सर।
अब चले आइए सर, इसमें करंट फ्लो कराना है IP और इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा फाई एस बोलेंगे। तो यहाँ पर बातें होगा सर, सेकेंडरी कॉइल ये हमें आउटपुट होगा या आउटपुट देगा, ये प्राइमरी कॉइल में हम लोग देते हैं तो इसको इनपुट यहाँ पर है। तो इसमें करंट देंगे लेकिन फ्लक्स वहाँ उत्पन्न होगा, वहाँ परिवर्तन होगा, उसमें EMF उत्पन्न होगा, इंड्यूस EMF उत्पन्न होगा, उसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर देखता है कि विक्षेपित हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, इसका इंडिकेटर समझ गया कि उसमें करंट फ्लो होने लगा। अब यहाँ पर विचार करना है कि सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स NS फाई S इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil is directly proportional to the current in primary coil। तो प्राइमरी कॉइल में करंट IP, सेकेंडरी में फ्लक्स फाई S। तो यहाँ पर भी इसको इक्वल में चेंज करो, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म होगा और यहाँ कांस्टेंट का सिंबल क्या लेंगे M। इसी M को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर भी तुम्हारा वही सब बात होगा, M बराबर हो जाएगा सर NS फाई S बाय IP। बस इतना सा काम कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसका भी यूनिट कहेगा लिखने तो वही होगा वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को यहाँ भी क्या बोलेंगे, हेनरी बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब इस म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है यह एक ऐसा व्यवस्था है या एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज वाले अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज वाले अल्टरनेटिंग करंट में ही बदलता है। यह DC में नहीं बदलता। हमारे एक बच्चे बोल दिए DC में बदलता है, वो रेक्टिफायर में होता है। किस में होता है, रेक्टिफायर। AC को DC में बदलता है, जिसमें हम लोग सुने थे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब याद आ गया। ट्रांसफार्मर AC को DC में नहीं बदलता है, AC को AC में ही कन्वर्ट करता है। बस लो वोल्टेज वाले हायर करंट को हाई वोल्टेज वाले लोअर करंट में, या लो वोल्टेज वाले हायर करंट को हाई वोल्टेज वाले लो करंट में। आप वाइस वर्सा बोलेंगे उसको, उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाइस वर्सा, उल्टा बोलते हैं इसको। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, कोई भी ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन बोलने का मतलब दो कॉइल, दो कॉइल, एक कॉइल में हम करंट देंगे, दूसरा कॉइल हमें करंट देगा। वो जो करंट देगा या तो वोल्टेज बढ़ा के देगा या वोल्टेज घटा के देगा। तो यहाँ पर इसी कारण से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो जाएंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और दूसरा हो जाएगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन दोनों में अंतर क्या है सर, यहां पर होगा NS इज ग्रेटर देन NP। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होगा। इस सेकेंडरी कॉइल हुआ, इसमें फेरों की संख्या अधिक होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगा, तो वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन स्टेप डाउन में क्या होता है, NS लेस देन NP। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सर NS बाय NP इज ग्रेटर देन 1, मतलब
NS बट NP को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो परिनमन अनुपात, क्या बोलते हैं इसको? परिनमन अनुपात बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात का मान क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और स्टेप डाउन में क्या बोलिएगा? लेस देन 1। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है जिसको आपको याद रखना है। NS बाय NP इज लेस देन 1, मतलब R लेस देन 1। R को कहते हैं परिनमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। इस तरह बात हमको बेसिक बात है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, इतना चीज़ हम लोगों ने सुन लिया। अब यहाँ पर से मेन चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ देखा गया है सर कि ट्रांसफार्मर में जो होता है देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर होता है रोड पर जो आप देखते हो, रोड पर जो ट्रांसफार्मर यूज होता हुआ देखा है आप लोगों ने, यही ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन होता है। उसमें आप सुने होंगे व्यवहारिक जीवन में 11,000 वोल्ट आता है, वो 440 वोल्ट देता है, 220 वोल्ट तक देता है। तो 11,000 वाला हुआ इनपुट और 440 वाला क्या हुआ? आउटपुट। तो वोल्टेज घटा के दिया कि बढ़ा के दिया? वोल्टेज घटा के दिया, इसलिए उसका नाम हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या नाम हुआ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका नाम हो गया। अब यहाँ से हमें यह समझना था एक्चुअली जो बातें होती है ट्रांसफार्मर के बारे में, जो बात होती है यहाँ पर क्या बात होती है। एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर में 2 क्वाइल है, दोनों क्वाइल में EMF इंड्यूस होता है। दोनों की EMF के बारे में बात करें हम लोग, तो हम लोग बात कर सकते हैं EP प्राइमरी क्वाइल में EMF, तो बोलेंगे क्या? माइनस NP इंटू d∅dt। फिर कोई कहेगा नहीं सेकेंडरी क्वाइल में EMF, ES बराबर हम लोग बोल देंगे सर माइनस NS बाय d∅dt। सर दोनों में फ्लक्स समान दिखाए हैं सर, क्या है फ्लक्स? एक्चुअली क्या है? लाइन की संख्या, लाइन की संख्या। तो प्राइमरी कॉइल में जितना फेरा होगा सेकेंडरी में उतना ही होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग दोनों का रेशियो ले लेंगे, EP बाय ES इक्वल टू हो जाएगा NP बाय NS। अब हम लोगों को पूछ देगा कि सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी क्वाइल का वोल्ट EMF अधिक होगा या कम? फिर क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी क्वाइल में EMF का मान अधिक होगा कि कम? डाउन वाला में कम होगा और अप वाला में EMF का मान बढ़ जाएगा। अब जो ये ट्रांसफार्मर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर ये थॉट है सर, इसको ध्यान देना है कि देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, पावर का लॉस नहीं होता है, ये बोला जाता है। मतलब फॉर एन आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करो हम लोग, तो उसमें से कहा गया है नो लॉस ऑफ पावर। क्या बोला गया है? नो लॉस ऑफ पावर। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। इसके बारे में बोलता है इफिशियंसी। क्या बोलता है? इफिशियंसी, दक्षता। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षता।
दक्षता 100% बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इफिशियंसी 100% बोलने का मतलब, हाँ सर, इनपुट पावर जितना होगा आउटपुट पावर भी उतना होगा। तो इफिशियंसी निकलता कैसे है सर? तो इफिशियंसी जो होता है सिंबल देते हैं ईटा, और ये होता है सर आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और यदि यहाँ नो लॉस ऑफ पावर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट के हो जाएगा 1। तो 1 से छोटा होता तो इफिशियंसी 100% से कम होता, 1 से बड़ा होता तो इफिशियंसी से 100% से अधिक होता। लेकिन यदि 1 के बराबर है तो इफिशियंसी क्या बोलेंगे? 100%। पावर ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो 100% इफिशियंसी वाला ये ट्रांसफार्मर हुआ। मतलब जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राइमरी को देंगे उतना सेकेंडरी हमें दे देगा, तभी बोलेंगे इफिशियंसी 100%। लेकिन तो हम लोग समझ चुके हैं, सच बात तो यही है कि 11,000 वोल्ट को देते हैं तो हमको 440 देता है। तो वही तो देखना है कि और गया कहाँ एनर्जी। अब उस पर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अलग से बनाया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में। इफिशियंसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में है ना। तो हम बोले थे कि इसको जो डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन 50% अपने खत्म हो जाएगा। कुछ पूछेगा जो कि स्टेट आपका क्वेश्चन में है, स्टेट फॉरवर्ड है, उसको कोई भी लेला बुक्का बच्चा भी इसको पढ़ के आराम से समझ ले सकता है। लेकिन चलिए आइए, तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बात हुआ, 100% हो गया। इन जनरल इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 90% टू 95% होता है। 90% से लेके मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। वो एनर्जी लॉस होकर जाता कहाँ है सर? सर वो ट्रांसफार्मर देखते होंगे गर्म हो जाता है ना, तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो जाता है। ये लॉस किस किस कारण से होता है सर? अलग से क्वेश्चन है 2 नंबर का। ट्रांसफार्मर के लॉस ऑफ एनर्जी का कारण क्या क्या है, रीजन क्या क्या है? तो जो भी है 2-3 तो वहाँ लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर गौर से सुनते जाइए क्या क्या है सर। पहला नंबर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मीनिंग भी समझना है हम लोगों को। कहा जो कॉइल बनाते हैं, कॉइल में जो वायर है, कॉपर वायर है, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा? और जिस वायर में रेजिस्टेंस होता है वहाँ हीट उत्पन्न होता है। रेजिस्टेंस 0 कर दिया जाए किसी भी बुद्धि से तो हीट उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस को 0 करना भी मेरे बस की बात नहीं है, समझने का जरूरत है। इसलिए आइडियल ट्रांसफार्मर खाली लिखने भर का है, रियल में देखने उठने को मिलने का चांस नहीं है। अब रही बात, दूसरी बात है कि सर हम लोग यहाँ कैसे सोचें कि रेजिस्टेंस कॉपर वायर के कारण उसमें होता है और वहाँ हीट उत्पन्न हो जाता है, तो यह इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। आयरन लॉस यहाँ पर क्वेश्चन अलग से पूछता है, परतदार क्यों होता है ट्रांसफार्मर का कोर? तो यहाँ पर समझिएगा गौर से। सर वो जो कॉइल बनाएंगे तो मेटल प्लेट होगा ना, मेटल प्लेट किसका होता है जी? सॉफ्ट आयरन बोलिएगा, खाली लोहा नहीं बोलिएगा, 1 नंबर में चल ले जाएगा। सॉफ्ट आयरन शुद्ध हिंदी में नर्म लोहा। नर्म लोहा का आयताकार प्लेट होता है, बीच में खोखला होता है, बीच में कटा हुआ रहता है, और उसी भुजा साइड पर तार को लपेटा जाता है, इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया जाता है दोनों तरफ में, इधर भी और इधर भी लपेट कर कॉइल बनाया जाता है। तो यहाँ 2 कॉइल बन जाता है। अब 2 कॉइल में आपकी अपनी मर्जी है किसको प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना है। तो सेकेंडरी बनाने के लिए यहाँ पर स्टेप अप या स्टेप डाउन बनाने के लिए ये चीज़ बता दिया गया आपको कि आपका दिमाग कहाँ सोचेगा, क्या सोचेगा।
वोल्टेज बढ़वाना है तो R ग्रेटर देन 1 रखना है, वोल्टेज घटवाना है तो R लेस देन 1 रखना है। तो चलिए ये ट्रांसफार्मर के बारे में हुआ। तीसरा लॉस क्या है? फ्लक्स लीकेज लॉस। क्या है? फ्लक्स लीकेज लॉस आपको वहाँ पर होगा। क्या है फ्लक्स लीकेज लॉस? तो उसमें कहता है ना कि देखा था आपने अभी प्राइमरी सेकेंडरी के सामने रखा गया था, तो प्राइमरी से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सेकेंडरी में पास कर जाएगा तो 100% एनर्जी कंजर्व रहेगा। लेकिन सर यहाँ पर बोला गया कि ये फील्ड लाइन्स कुछ हवा में भी पास कर जाता है, तो फील्ड लाइन्स यदि हवा में पास कर गया तो लॉस होगा वहाँ पर, तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हो जाता है वहाँ पर। ये सब लॉस आपके नज़र में दौड़ रहा है, इन सबको लॉस को रखना है। अब सर बात है कि एक यहाँ पर और है आयरन लॉस में ईडी करंट। तो वो जो प्लेट लपेट कर तार को बनाया जाता है, मोटा मोटा प्लेट नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि मोटे प्लेट में आपने देखा था मोटा मोटा प्लेट को में यदि करंट फ्लो कराते हैं, सॉरी मोटा मोटा प्लेट है और उस पर कॉइल बनाते हैं तो वहाँ पर जो है उस कॉइल में ईडी करंट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कॉइल में नहीं, सॉरी, कॉइल जिस पर लपेटे थे उस पर वो किसका बना है? सॉफ्ट आयरन का प्लेट बना है। वह प्लेट जितना मोटा अधिक होगा उतना अधिक हीट उत्पन्न होगा, मतलब उतना अधिक इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बर्बाद होगा। तो उससे बचाने के लिए उस लोहे के मोटे प्लेट को पतला पतला चदरा के रूप में पतला पतला प्लेट में बांट दिया जाता है और उसके बाद सबको विद्युत रोधी करते हुए एक दूसरे पर रखा जाता है, तब तार को लपेट कर कॉइल बनाया जाता है। इसी को कहते हैं परतदार प्लेट बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमिनेटेड। क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड आयरन कोर होता है। तो लेमिनेटेड आयरन कोर के पीछे रीजन क्या हुआ? मोटा प्लेट में ईडी करंट बहुत अधिक मात्रा में होगा, अधिक हीट उत्पन्न होगा, लेकिन उसको लेमिनेटेड कर देंगे, पतला 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 चदरा में बांट देंगे और तब उसको कोर के रूप में यूज करेंगे तो वहाँ पर ईडी करंट कम उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के रूप में कम हो पाता है। तो ये वह ट्रांसफार्मर की सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट है। अब नो लॉस ऑफ पावर कहेंगे सर, तो यहाँ से कहता है कि आप सोच सकते हो छोटा सा चीज, नो लॉस ऑफ पावर में आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। तुम लोग का ध्यान वही है ना रे। बड़ा मुश्किल। चलो आउटपुट पावर हो जाएगा यहाँ पर ES इंटू IS। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। EMF और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? पावर। तो सेकेंडरी कॉइल में जो होगा वो होगा EP इंटू IP। गाना तब से झकास। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये कंसेप्ट लागू होगा वहाँ पर, और जनरली यही बोला जाता है। बहुत कम लॉस को नगण्य लॉस मानकर हम लोग पढ़ते हैं और ये इक्वेशन को हेल्प लेते हैं, यूज करते हैं। तब फ्रॉम 1 and 2 यदि हम लोग सोचें वहाँ पर तो हो जाता है सर ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS।
तो ये था ट्रांसफार्मर का पूरा कहानी। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा गया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें 3-3 4-4 क्वेश्चन बनता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन यदि सब चीज़ पूछ दे एक साथ तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का गप खत्म। अब हमारे पास गप आता है LCR। क्या आता है? LCR के बारे में बात होती है। अच्छा चलो, क्या है देख लो उसको। तो टॉर्क, एक्टिंग ऑन current carrying in uniform magnetic field। हिंदी आप समझ रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही क्वाइल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है बल आघूर्ण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टॉर्क लगता है। तो टॉर्क जैसे बात आता है तुरंत मन को समझा दो। तो टॉर्क टॉ इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ हो जाता है। फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स और लेंथ का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस बात को यूज करना है सर। लेकिन यहाँ पर लेंथ जो है ना, ये L, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है ये आपका। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो टॉर्क में बोला गया है, ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिगर को गौर से देखना है। सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख लेते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। हाँ चलो, डीजे बना, पार्टी बना है सर। यहां पर एक क्वाइल का गप करो। ये क्वाइल मान लो PQRS क्वाइल है। इस क्वाइल में करंट फ्लो हो रहा है। तो सर करंट कैरिंग क्वाइल हुआ और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ B। तो इसमें देखा गया है कि यहाँ पर जो है इस पर बल लगेगा, इस तरह से बल लगेगा। मान लो इधर बल लगा F1, इधर बल लगा मान लो कितना F2। इसका लंबाई है मान लो L, चौड़ाई है तुम्हारा कौन सी B। तो इस कॉइल का जो सतह का जो एरिया होना चाहिए, इस कॉइल के सतह का जो एरिया हो जाएगा आपका, ये कॉइल के सतह का एरिया A बराबर हो जाएगा L इंटू B हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका। कॉइल के सतह का एरिया ये हो जाएगा। अब ये कॉइल को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में, लंबाई L, चौड़ाई B, एरिया A हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो मैग्नेटिक फील्ड B के कारण करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है कि नहीं?
तो फोर्स यहाँ पर मैंने दिखाया, यहाँ फोर्स क्या दिखाया F1, यहाँ को फोर्स दिखाया F2। डायरेक्शन अपोजिट क्यों दिखाया? करंट का डायरेक्शन देखो दोनों उल्टा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा सेम है, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा होगा, और उस फोर्स का उल्टा होने के कारण उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? कपल ऑफ फोर्स लगता है, और कपल ऑफ फोर्स लगने के कारण उसको रोटेट करना चाहता है। तो उस टॉर्क का मान कितना होगा, उस टॉर्क को निकालने का बेसिक कंसेप्ट यही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ पर चले आइए हम लोग, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स, उस पर बाद में जाएंगे, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फोर्स कितना होगा सर। ये फोर्स F1 का जो मैग्नीट्यूड है और जो F2 का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, और वो फोर्स इक्वल कितना हो जाएगा, ILB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और साइन 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, है ना। याद हुआ कि यदि कोई वायर है, करंट है, इस करंट में, वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? कौन लगाएगा फोर्स? जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे, या क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रख कर करंट फ्लो कराते हैं। तो जैसे कोई करंट फ्लो कराते वहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा कि नहीं? अब पहले से परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें वायर रख कर करंट फ्लो कराते हैं, तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना लगाएगा? ILB साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा ILB ये फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कितना लगेगा ये तुमने सोच लिया सर। L के बारे में सोचो, परपेंडिकुलर लेंथ लेना है, तो परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गौर से, एक छोटा सा चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं तुम्हारा एगो साइड है, PS साइड है, और यहाँ पर सर ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है। चेंज कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गया तुम्हारा, ये PQ साइड है, PS साइड है, उसका लेंथ कितना है B। अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है इधर, यहाँ फोर्स लग रहा है इधर, मान लेते हैं फोर्स लगा F1, इधर फोर्स लगा कितना F2। अब यहाँ पर इस सतह की, कॉइल के सतह की नॉर्मल दिशा ये है, जो यहाँ पर एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो आप खूब गौर से देखना, इसको इधर देखो, नॉर्मल लाइन इधर दिखा दीजिएगा, नॉर्मल लाइन हुआ है। तो यहाँ पर एंगल मान लो थीटा है, कॉइल का सतह का P की लाइन है, इसका लेंथ अपना B है। लेंथ कितना है इसका? B है। नॉर्मल लाइन ये है जो B के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ लेना है सर, दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर लेंथ। तो यदि ये कोण थीटा है, ये कोण कितना हुआ तुम्हारा, 90 हुआ। तो गौर करके देखो, तो यहाँ पर ये कोण x मान सकते हो कि नहीं? यदि ये कोण x मान लेते हो तो आप लोग इस कोण को x कह सकते हो। देखो तो कह सकते हो, देखो गौर से, ये कोण x हो जाएगा, तो ये कोण थीटा हो जाएगा क्या? देखो तो पूरा ये कोण 90 हुआ कि नहीं हुआ? 90 हुआ, इसको थीटा, इसको x, ये 90 अकेला है, तो ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। ये x हो गया, तो ये बाकी थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का सम 90 हो जाएगा, ये दोनों का सम भी क्या है। तो ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये लेंथ का लंबाई कितना है, B के बराबर, और ये एंगल कितना कहा तुमने, थीटा। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इस बिंदु का नाम दे तो C, इसको तुम मान लो यहाँ से यहाँ तक y, कितना मान लो। तो y का मान निकालने कहेंगे हम, तो y इक्वल टू, या तुम लोग कहोगे y/b बराबर साइन थीटा लिखोगे। देखो तो गौर से, y/b इक्वल टू साइन थीटा होगा। हमको क्या निकालना है सर? ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ, ये y निकालना है सर। और ये साइड दिया हुआ है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये हो गया इसके सामने वाला परपेंडिकुलर।
तो P/H इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो वहाँ से y बराबर पूछेंगे कितना, ये कहोगे तुम लोग B इंटू साइन थीटा बोलोगे कि नहीं, ये हो जाएगा सर। तब यहाँ पर से हम लोग कहेंगे टॉर्क निकालो। तो टॉर्क निकालना है सर, तो टॉर्क इक्वल टू टॉ बराबर हो जाएगा तुम्हारा फोर्स इंटू लेंथ। तो टॉ बराबर हो जाएगा, फोर्स क्या हुआ तुम्हारा ILB और इंटू लेंथ कितना हो गया B इंटू साइन थीटा। जल्दी बोलोगे। तो टॉ बराबर हो गया यहाँ पर IL इंटू B एरिया हो गया। जल्दी बोलिए। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में सोचे हम लोग, टॉ वेक्टर टॉ बराबर क्या कहेंगे IA, हाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। ये था तुम्हारा। कोई भी कॉइल है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगा। क्या लगाएगा, टॉर्क। उस टॉर्क का मान इस तरह होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। तो याद रखिएगा टॉर्क का दिशा किधर होगा सर, एरिया वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड B का जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर टॉर्क का दिशा होगा। अभी दोनों का जो भी प्लेन तुमको दिखाई पड़ जाए जब भी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर टॉर्क का दिशा होगा। तो चलिए ये था। अब हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा है LCR। क्या बचा है, LCR। आइए उसको हम लोग जल्दी से देखते हैं, फॉलो करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जो जो करना है करिए। हो गया। हाँ अभिषेक जा रहा है ना जान, तू चिंता क्या कर रहे। चलिए LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट हम लोग को देखना है, जिसमें करंट को देखना है, इम्पीडेंस को देखना है, दो चीज को देखना है। हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा, इंग्लिश वर्ड क्या है इम्पीडेंस, हिंदी वर्ड क्या है प्रतिबाधा। देख रहे हैं दोनों गुतिया को, कर लो मस्ती। कल छुट्टी रहेगा दोपहर के बाद, तब जाते हैं ना घर पे। हाँ कल सब हिसाब लेते हैं जाके। कल दोपहर से लेकर परसों शाम तक घूमने हैं कि सब जो जो नज़दीक में है सब का घर चल जाएंगे, जाके सबका हिसाब वहीं पूछा पूछी शुरू। क्वेश्चन पहला टेस्ट में कितना नंबर आया, दूसरा में कितना आया। या तो टेस्ट दिया होगा नंबर कम होगा तो डांट लगेगा, टेस्ट नहीं दिया होगा तो उसमें डांट लगेगा। दोनों हालत में डांट। नंबर ढेर आया होगा तो चाय पी के अच्छा से आ जाएंगे बिना डांटे। छोड़ने वाले नहीं है, सोच लो। तो अंतिम दो टेस्ट में अच्छा नंबर लाके हमको दिखा दो, ठीक। नंबर बताने लग लाओगे तब ना बताएंगे। अब शौक से नंबर क्या बतावे, जो बच्चा का बहुत कम नंबर है वो बता के क्या फायदा। अब तुम लोग का बात यूट्यूब में भी जा रहा है, सोच लो तुम लोग। अच्छा नंबर आया तो स्टेज पे बुला के फोटो खिंचाए, प्राइज बांटे, आशीर्वाद दिए। अब तुम लोग को आशीर्वाद दिए कि अगला टेस्ट में स्टेज पे चढ़ो, चैलेंज करवाए हैं। अब देखना है कौन कौन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कौन पीछे भागता है। वो तो डिपेंड करेगा ना एक्सेप्ट करने वाले को।
कौन कौन एक्सेप्ट किया, कौन पीछे भागा, वो तो 2 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें थोड़े कोई दिक्कत है। 2 तारीख अब 3 दिन के अंदर आइए जाएगा कि नहीं, एकदम देंगे कि हाँ हाँ हाँ। एक बात और है, 500 टका भी है, फर्स्ट वाले को जो हरा देगा 500 टका इनाम लेगा। हाँ चलो, वो 5000 फाइनल में अभी ना, अभी सब बुड़बाग सब। कितना मुश्किल बात है, कम मेहनत में ढेर इनाम चाहता है, ये तो मुश्किल बात है। अधिक मेहनत अधिक इनाम, बड़ा मेहनत बड़ा इनाम, छोटा मेहनत छोटा इनाम, क्या रे तब। चलिए, एल का मतलब समझते हैं हम लोग, जल्दी बोलिए अब। ये एल वर्ड क्या बताता है? इंडक्टेंस। सी क्या है तुम्हारा? कैपेसिटेंस। और आर क्या है आपका? अब देखिए 2-3 चीज यहां याद रखना है। ओनली इंडक्टर वाला जो सर्किट होगा, कौन वाला? प्लीज, बहुत गंभीर चीज है ये, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, इसको याद कर लीजिए जल्दी से। ओनली इंडक्टर वाला सर्किट, तो वहां पर आपको याद कीजिए बताए थे ईएमएफ एंड करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है 5 बराबर बताए थे, आपको याद करो π/2। याद है कुछ है? तो ये π/2 है, लेकिन इसमें एक चीज और बताया था, फेज लैग और फेज लीड। याद है कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वही है, जो बच्चा उसको पकड़ लिया, याद रखा है, एलसीआर हो जाएगा। और वो लाइन भूला कि गाड़ी फंसने लगेगा। तो यहाँ पर आपको बताए थे कि सर इंडक्टेंस वाला में जो है इसका ईएमएफ, ध्यान देना गौर से, इसका जो ईएमएफ है वह आगे होगा। क्या होगा? आगे होता है। होता है किससे? करंट से। किससे? और उल्टा कोई बोलेगा तो क्या होगा? करंट ईएमएफ से पीछे है और ईएमएफ करंट से आगे है। कितना से आगे है? π/2 एंगल से आगे है, राइट? करंट से आगे होता है। अब इसको समझोगे, आगे को हम बोलते थे फेज लीड, इंग्लिश में क्या बोलते थे? फेज लीड होता था। ये सब वर्ड है। अब कैपेसिटेंस में हम लोग क्या देखेंगे? कैपेसिटेंस में बोले थे फेज लैग हो रहा है। ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे, इसमें ईएमएफ एंड करंट, यहाँ भी फेज डिफरेंस फाई जो है वो π/2 होता है, लेकिन इसका जो ईएमएफ है, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ यहाँ से पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। किससे होता है? किससे? करंट से। करंट से कितने एंगल से? π/2 से। तो यहाँ पर फेज आगे पीछे वो क्या कहते हैं? फेज लैग। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर फेज लैग होता है। ये बात याद रहना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में होता है। ओनली रजिस्टर वाला जो सर्किट होता है, ओनली रजिस्टर वाला ओनली रजिस्टर वाला जो सर्किट है, उस सर्किट में जल्दी जल्दी हम ही कर रहे हैं, तो इसीलिए अंतिम मजा ले लिया जाए। ईएमएफ एंड करंट सेम डायरेक्शन में होगा, सेम फेज में, सेम फेज में होता है। ईएमएफ और करंट क्या होता है इसमें? सेम फेज में होता है। ये 3 लाइन आपको बहुत ज़रूरी है। अब इस तीनों लाइन को एक साथ कंबाइन करना है सर, और तीनों कंबाइन करके हम लोग
रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लेंगे, इफेक्टिव वोल्टेज निकाल लेंगे, हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आइए ज़रा सा एक स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। एलसीआर सर्किट में क्या था फिगर, इंडक्टर हो गया, कॉइल, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, सर्किट में सेल जोड़ दिए, सॉरी सेल नहीं, एसी सोर्स जोड़ दिए, और यहाँ पर जो उसका ईएमएफ बोलेंगे क्या बोलते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। एसी सोर्स का ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट हो गया, वो हो गया हमारा पिक ईएमएफ। ई नॉट क्या हो गया हमारा, पिक ईएमएफ, मतलब धारा का मैक्सिमम, सॉरी धारा नहीं, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है ना, विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम वैल्यू हो गया ई नॉट। अब टी टाइम पर ईएमएफ हुआ ई, और ई नॉट हो गया मैक्सिमम ईएमएफ। अब इस सर्किट में ये करंट भेजा, आई करंट भेजा, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, ये कॉइल हो गया, इंडक्टर हो गया, उसका इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। सीरीज में जुड़ा हुआ है तीनों। किस में जुड़ा है, सीरीज में। करंट सब में सेम होता है, करंट चेंज नहीं होगा, करंट सब में सेम हो जाएगा, सेम करंट होगा। चलिए बहुत सुंदर बात है। अब इसके जगह पर यहाँ पॉइंट का कुछ कुछ नाम दे सकते थे आप, नाम देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं, जो भी है लिखिएगा, ए बी सी डी, हम लोग इसका नाम दे दिए सर। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम लोग बोलेंगे सर वी एल, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलेंगे वी सी, और यहाँ जो रेजिस्टेंस बोलेंगे वो वी आर बोलेंगे। और आपको अकेला अकेला ओनली इंडक्टर वाला सर्किट में आपको सिखाया गया था वी एल बराबर आई इंटू एक्स एल, याद होगा। ओनली इंडक्टर वाला सर्किट में वोल्टेज जो होता है वह करंट इंटू एक्स एल के बराबर होता है। इसी एक्स एल को कहते हैं सर, कौन चीज़ चालू है, ये एक्स एल जो है ओमेगा इंटू एल के बराबर है, और इसी को कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे हैं प्रतिघात, यही हुआ प्रतिघात। ये प्रतिघात रिएक्टेंस, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, रिएक्टेंस। प्रेरणिक है तो इंडक्टिव, INDUCTIVE, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये हुआ सर। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, एक्सएल बराबर इतना हो गया, ठीक है सर। कैपेसिटर का VC बराबर I इंटू XC, याद होगा आपको। जहाँ XC क्या है सर तुम्हारा, ये कहता है सर 1/ओमेगा इंटू C, जहाँ XC को कहते हैं धारितीय, धारितीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं सर हम लोग। इंग्लिश वर्ड बोलो तो जरा सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। वेरी गुड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं सर इसको हम लोग। इतना चीज़ जान गए। और वी आर तो सिंपल बात है, वी आर बराबर आई इंटू आर, आई आर, आर रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका भी यूनिट ध्यान देना गौर से, इसका भी यूनिट होगा सर कौन सी, ओम। इसका भी यूनिट क्या बोलिएगा आप लोग, ओम बोलिएगा इसका यूनिट, यूनिट इसका भी ओम। यहाँ भी इसका भी यूनिट क्या बोलिएगा, इसका भी यूनिट ओम बोलिएगा। और यहाँ जो रेजिस्टेंस आर है इसका भी यूनिट रेजिस्टेंस है ये, और इसका तो यूनिट ओम होता ही है, बच्चे जानते हैं। तो वी एल वी सी वी आर, ये तीनों चीज़ आपने देख लिया, सब में आपका करंट सेम है। देखो गौर से देखिए, वी एल वी सी वी आर बदल गया, लेकिन सब में करंट क्या है, सेम है। इसीलिए सेम है कि सीरीज कम्बिनेशन में है, और प्रत्येक में करंट का मान क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक संतुष्ट है, आराम से यहाँ तक सब बात लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। क्लास अच्छा लग रहा है ना, कुछ सीख रहे हैं ना,
तो लाइक कर दीजिए ना एक बार। और गांव समाज में आसपास बताइए तो 4-10 बच्चे को, अपना फायदा उठाइए, दूसरे को भी दीजिए। ये सर वो तो आप अपने फायदा के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को क्या तो आप पढ़ रहे फायदा नहीं हो रहा। हाँ सर, फिर अपने लिए सोचते थे, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। ठीक, यस। अब देखिएगा इसमें सारे चीज में इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इस तीनों में सेम करंट है, तो उसको हम लोग एक्स एक्सिस में दिखा देते हैं सर। सबको एक्स एक्सिस में दिखा दीजिए। फेजर डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मतलब ईएमएफ करंट के बीच के रिलेशन को फेज के आधार पर बताते हैं। उसके लिए जो डायग्राम बनता है उसका नाम क्या है? फेजर डायग्राम। तो इसमें करंट को दिखा देते हैं हम लोग, ये हुआ करंट। तो रजिस्टर में जो रजिस्टेंस है और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो उसमें जो करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सॉरी सेम फेज में। तो जिधर हम करंट एक बार चुन लिए, यह करंट सबके लिए हो गया, इंडक्टर का भी हो गया, कैपेसिटर का हो गया, रजिस्टर का हो गया। तीनों का करंट सेम डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है, अब बारी बारी से सबके वोल्टेज को दिखाना है। वोल्टेज कितने हैं तुम्हारे पास? 3। रजिस्टर का वोल्टेज और करंट सेम फेज में, तो उसको इसी में दिखाइए आप, उसी में दिखाइए। दिखा दिया आपने, वेरी गुड। अब जरा सा देखो, VR तुम दिखा दो यहां पर, ये VR दिखा दिया आपने। अब इसमें सर दिखा दीजिए VL। एकदम लग रहे, चलिए VL हो गया, इस दिशा में दिखा दिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये करंट से आगे है, π/2 से क्या है? आगे है, तो आगे दिखाया गया उसको। अब देखोगे तुम लोग यहां पर, इधर दिखाना होगा, पीछे है, तो आप निश्चित रूप से ऐसे दिखाइए। π/2 कौन से क्या है? पीछे है। कौन? VC। VC पीछे है। VR, VL, VC। VR करंट के साथ सेम फेज में, VL करंट से π/2 कौन से आगे है, VC करंट से π/2 कौन से पीछे है। डायग्राम में इसको ला दिया। अब इफेक्टिव EMF, तो ये VL और VC, ध्यान देना गौर से, ये जो VL और VC है आपका, VL और VC ये दोनों अपोजिट फेज में दिख रहा है ना, तो दोनों अपोजिट फेज में है सर, एक इधर है तो एक इधर है, तो ये दोनों अपोजिट फेज में है, तो दोनों का इफेक्टिव क्या होगा? तो VL तथा VC, ध्यान दो, VL तथा VC यहाँ पर अपोजिट फेज में है, अपोजिट फेज में है, हम बोल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर रिजल्ट इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा सर VL माइनस VC। एक्चुअली VL माइनस VC हो जाएगा सर I इंटू XL माइनस XC। याद करो, XC I कॉमन हो जाएगा कि नहीं? ठहरो, अब ये VL माइनस VC को फिगर में दिखाओ। ये बड़ा लाइन है, ये छोटा लाइन है, तो ये VL माइनस VC तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इसका इफेक्टिव वैल्यू देखो यहाँ पर, तो ये हो गया तुम्हारा इफेक्टिव वोल्टेज भी हो जाएगा। अब गौर से देखोगे, VL माइनस VC एंड ये दोनों मिलके एक बन गया, और दोनों का दिशा इधर हो जाएगा, बड़ा की ओर। किसकी ओर? यहाँ पर किसको बड़ा मान रहे हैं हम लोग? VL ग्रेटर देन VC, इसलिए उसका रिजल्टेंट जो है इफेक्टिव वैल्यू VL के दिशा में दिखाया गया। यदि VC बड़ा होता तो उसका वैल्यू नीचे दिखाते, लेकिन VL बड़ा है इसलिए VL माइनस VC को ऊपर दिखाया गया। तब यहाँ पर देखिए उसका इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पर खोजा गया, तो ये हो गया उसका इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि उसके बीच का ये एंगल आप कितना है तुम्हारा है? 90 है तुम्हारा। तो यहाँ पर बोल वही चीज़ लिख रहे हैं, VL माइनस VC
एंड वी आर के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस यहाँ पर बोलेंगे फाइव बराबर पाई बाय 2, या खाली फाइव फेज डिफरेंस लिख दो पाई बाय 2। तब इस दोनों का इफेक्टिव क्या होगा? तब कहोगे वी एल माइनस वी सी एंड वी आर का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा? इफेक्टिव वोल्टेज बोलो, ये कितना होगा सर? सिंबल क्या देते हैं? वी बराबर क्या लिख दोगे तुम लोग? वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। काहे के लिए? पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे सोचा मैंने, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बेस हो गया तुम्हारा कौन सी? वी आर। ये कितना हो गया? वी एल माइनस वी सी हो गया। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट है ना, ये हो जाएगा। अब वी एल वी सी वी आर तीनों का मान आप जानते थे, जानो मान बैठाइए। वी एल माइनस वी सी का ये वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये वैल्यू वहाँ पुट कर दो। अब वी आर तुम्हारा पहले कहीं लिखा हुआ है, यहाँ दिखाई पड़ ये रहा है, तो वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग। चलो कर दो तो जल्दी से। तो जैसे कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? जैसे वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा? देखिए अब यहीं पर काम खत्म कर देते हैं। आई कॉमन होगा सब में, स्क्वायर भी है, आई कॉमन होगा, स्क्वायर कॉमन होगा, तो स्क्वायर रूट खत्म, आई बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा सर एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो गया फाइनल? कोई डाउट मन में? नो सर। अब यहाँ से देखोगे गौर से, सर हम लोग कह देंगे भाई वी बराबर आई इंटू जेड। ओम्स लॉ के आधार पर भी सोचे, वी बराबर आई इंटू आर। सिंपल सर्किट है। और यहाँ आइए लिखा गया आई इंटू जेड कर दिए, तो रेजिस्टेंस के स्थान पे क्या हो गया? जेड। सर वही जेड हमारा कहलाता है एलसीआर सीरीज सर्किट का प्रतिबाधा। मतलब पूरे सर्किट में करंट का फ्लो का विरोध करने वाला जो अपोजिंग नेचर है, वही यहाँ पर कहलाता है इम्पीडेंस प्रतिबाधा। राइट? एलसीआर सर्किट में करंट का अपोज करने वाला नेचर वो कहलाता है प्रतिबाधा। उसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जेड हो गया तुम्हारा इम्पीडेंस। जेड क्या हो गया? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हिंदी में हो गया प्रतिबाधा। इसका भी यूनिट क्या बोलिएगा आप लोग? जेड का भी यूनिट क्या बोलिएगा? हाँ वेरी गुड, याद रखिएगा, ऐवे करेगा, एक नंबर फिक्स्ड है। यूनिट नहीं, प्रतिबाधा से क्वेश्चन आपको आएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखना गौर से, तब फाइनली आई बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई जेड। यही भी तो तुम्हारा इफेक्टिव ईएमएफ है। पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा एसी सोर्स का जो ईएमएफ है उसी के बराबर होगा। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अब तुम लोग सोचो कि सर यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज और करंट के बीच कुछ कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एलसीआर सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पर ये जो आई और ई मिला, यहाँ पर आई एंड ई, ध्यान देना गौर से, आई एंड ई के बीच फेज डिफरेंस क्या बोलिएगा? तो सर 0 दिख रहा है, लेलवा यहाँ एंगल है 5 बराबर tan इनवर्स, ऐसे बोलेगा। ले केना केना करे लगता है। वी एल माइनस वी सी बाय वी आर। तो सर यहाँ से आई कॉमन हो गया कैंसिल, आई कॉमन हो गया कैंसिल। तो 5 बराबर कितना? tan इनवर्स एक्स एल माइनस
XC/R 5 हो गया यहाँ। तब फाइनली हम लोग करेंट का मान जब पूछेंगे I इक्वल टू, सर यहाँ पर लिखेंगे E/Z, तो E का मान होता है E0 sin ओमेगा टी, प्लस कर दोगे यहाँ 5/Z। फेज डिफरेंस कुछ हुआ नहीं हुआ, यहाँ से हो गया सर I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो LCR सर्किट में करंट और इम्पीडेंस प्रतिबाधा का व्याख्या ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी में गलती से जब जब कभी भी XL XC बराबर हो जाए, क्या हो जाए, XL XC समझ में आ रहा है? XL किस में होगा? कैपेसिटर में। देखो तो XL किस में होगा? इंडक्टर में। XC किस में होगा? XC किस में होगा? कैपेसिटर में। XL किस में होगा? इंडक्टर में, राइट। और दोनों का प्रेरणिक प्रतिघात, रिएक्टेंस, दोनों का रिएक्टेंस आपस में इक्वल होगा, उस समय सर्किट में पावर लॉस नहीं होगा और उस समय पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होगा और उस समय कहलाता है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, विद्युत अनुनाद। तो इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के केस में हमारा हो जाता है XL बराबर XC। क्या बोल जाता है? XL और XC जब सर्किट में बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर Z का वैल्यू किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। और उस समय पावर फैक्टर, इस फैक्टर में यहाँ पर जो ये cos phi है, इसी को cos phi को कहते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। वो जो एंगल निकला है फेज डिफरेंस का, उसके कोसाइन को कहते हैं पावर फैक्टर। उसके कोसाइन को ही क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जरूर क्वेश्चन रहेगा पावर फैक्टर पर कुछ ना कुछ। तो जल्दी बता दो, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के केस में पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, माइनस क्या हो है? किस हिसाब से? XL XC बराबर होगा तो Z बराबर R होगा। तो उस समय पावर फैक्टर cos phi बराबर कितना? कैसे मैक्सिमम? cos phi बराबर R/Z होता है सर। cos phi बराबर R/Z। R कहाँ से आया? वो जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस। Z क्या हुआ? LCR सर्किट का इम्पीडेंस हुआ। तो दोनों का रेशियो और दोनों यहाँ पर इक्वल है, तो R/Z, R/R करके क्या होगा? 1। cos का वैल्यू ये 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? सुना? तो चलिए आज इतना ही। उसके बाद फिर हम लोग अगले एपिसोड में, परसों वाला जो क्लास होना था वो कल ही हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो टाइम के लिए व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में भेजेंगे, अभी रुक जाइए, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, राइट। अब लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में 5-6 को है जिस पे डिस्कस कर देंगे तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। और तब फिर 2 तारीख को टेस्ट देने के लिए एकदम रेडी, मज़े से देखना है कौन 500 रुपया जीतता है फर्स्ट नंबर ला के, राइट। ओके बाय।